नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। मैं हूं प्रीति सिंह। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। उसमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों पर सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है पीएम मित्र योजना के अंतर्गत नए टेक्सटाइल पार्कों से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने। उन्होंने वस्त्र मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार ने पिछले 3 महीनों में पीएम मित्र योजना के अंतर्गत नए टेक्सटाइल पार्कों को मंजूरी दी है। ऐसे पार्कों के स्थान, प्रस्तावित निवेश और अपेक्षित रोजगार सृजन का ब्यौरा क्या है। क्या हरियाणा को तकनीकी वस्त्र पार्कों या कौशल विकास केंद्रों की हाल की सूची में शामिल किया गया है, और ऐसे क्षेत्रों से तकनीकी वस्त्रों के निर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार की रणनीति क्या है। इस सवाल का जवाब दिया वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि सरकार ने 2027-28 तक 7 वर्षों की अवधि के लिए 4,445 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 7 जगहों, तमिलनाडु के विरुद्धनगर, तेलंगाना के वारंगल, गुजरात के नवसारी, कर्नाटक के कलबुर्गी, मध्य प्रदेश के धार, उत्तर प्रदेश के लखनऊ और महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और अपैरल यानी पीएम मित्र पार्क की स्थापना को अंतिम रूप दिया है। पीएम मित्र योजना का लक्ष्य 70,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना और लगभग 20 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करना है। सरकार समर्थ को क्रियान्वित कर रही है, जिसका उद्देश्य संगठित वस्त्र और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार सृजित करने में उद्योग के प्रयासों को पूरक बनाने के लिए मांग संचालित रोजगार उन्मुख कौशल कार्यक्रम प्रदान करना है, जिनमें स्पिनिंग और वीविंग क्षेत्रों को छोड़कर वस्त्रों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला शामिल है। समर्थ को अखिल भारतीय स्तर पर क्रियान्वित किया गया है। वर्तमान में हरियाणा राज्य में 80 सक्रिय प्रशिक्षण केंद्रों के साथ 26 कार्यान्वयन भागीदार समर्थ के अंतर्गत प्रवेश स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम और अप और रीस्किलिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम में कार्यरत हैं। सरकार वस्त्र और गारमेंट निर्यात को बढ़ावा देने में लगी। विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों और व्यापार निकायों को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, क्रेता विक्रेता बैठकों के जरिए आयोजन और उनमें भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा सरकार हरियाणा सहित देश में तकनीकी वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए 1,480 करोड़ रुपए, जो कि 2020-21 से वर्ष 2025-26 के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन को भी क्रियान्वित कर रही है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है घरेलू इस्पात उत्पादन को बढ़ावा देने से। सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने। उन्होंने इस्पात मंत्रालय से पूछा कि पीएम गति शक्ति और राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में उल्लिखित अवसंरचना विकास लक्ष्यों के अंतर्गत घरेलू इस्पात उत्पादन बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने क्या विशिष्ट कदम उठाए हैं। हरित इस्पात उत्पादन प्रौद्योगिकियों को अपनाने और प्रोत्साहन देने की वर्तमान स्थिति क्या है। कार्बन प्रधान विधियों को छोड़कर अन्य विधियां अपनाने के लिए उद्योग की सहायता के लिए क्या प्रोत्साहन उपलब्ध है। इस्पात उत्पादन क्लस्टरों से संबंधित कितने नए औद्योगिक गलियारे या आर्थिक क्षेत्र प्रस्तावित या स्थापित किए गए हैं और उनका पूरा होने की समय सीमा क्या है। इस सवाल का जवाब दिया इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गति शक्ति और राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं की एकीकृत योजना और उनका समन्वित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और देश में उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। इस्पात एक नियंत्रण मुक्त क्षेत्र है और सरकार इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण सृजित करके एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करती है। इस्पात संयंत्र स्थापित करने के संबंध में निर्णय उद्योग द्वारा प्रौद्योगिक वाणिज्यिक पहलुओं जैसे बाजार की मांग, कच्चे माल की उपलब्धता, लॉजिस्टिक संबंधी आवश्यकता के आधार पर लिए जाते हैं। कोई इस्पात उत्पादन क्लस्टर प्रस्तावित या स्थापित नहीं किया गया है। इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं, जिनमें सरकारी अधिप्राप्ति के लिए मेड इन इंडिया इस्पात को बढ़ावा देने के लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह और इस्पात उत्पाद नीति का कार्यान्वयन, देश में विशेष इस्पात के विनिर्माण को बढ़ावा देने और पूंजीगत निवेश को आकर्षित करके आयात को कम करने के लिए विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना की शुरुआत करना, केंद्रीय बजट में अवसंरचना संबंधी विस्तार पर जोर दिया जाना जिससे इस्पात की खपत में वृद्धि हो सके, इनपुट लागतों को कम करने के लिए फेरोनिकल और फेरस स्क्रैप जैसे कच्चे माल के आयातों पर मूलभूत सीमा शुल्क में अंशांकन यानी कैलिब्रेशन करना, घरेलू इस्पात उद्योग को आयात पर विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने के लिए आयात की निगरानी के लिए इस्पात आयात निगरानी प्रणाली में सुधार करना।
ग्रीन स्टील टेक्नोलॉजी को अपनाने और बढ़ावा देने और कार्बन गहन विधियों से बदलाव लाने में उद्योग की सहायता के लिए उपलब्ध प्रोत्साहनों की वर्तमान स्थिति का भी ब्यौरा दिया गया, जिनमें इस्पात मंत्रालय ने कम उत्सर्जन वाले इस्पात को परिभाषित और वर्गीकृत करने के लिए मानक प्रदान करने के लिए ग्रीन स्टील के लिए वर्गीकरण जारी किया है। इस्पात मंत्रालय ने ग्रीनिंग द स्टील सेक्टर इन इंडिया रोड मैप और कार्य योजना शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की, जो 2070 तक निवल शून्य लक्ष्य की ओर ग्रीन स्टील और संधारणीयता के लिए भविष्य का रोड मैप प्रदान करती है। इस्पात मंत्रालय को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत वित्त वर्ष 2029-30 तक इस्पात क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग के लिए पायलट परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 455 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस्पात मंत्रालय ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत इस्पात क्षेत्र में हाइड्रोजन के उपयोग के लिए पायलट परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 5 पायलट परियोजनाएं प्रदान की हैं। जनवरी 2010 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय सौर मिशन सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है। विद्युत मंत्रालय द्वारा 28 जून 2023 को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना अधिसूचित की गई, जो भारतीय कार्बन बाजार के कामकाज के लिए एक समग्र रूपरेखा प्रदान करती है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है PMGSY के तहत पर्यटन और जनजातीय विकास को बढ़ावा देने से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद फूलो देवी नीतम ने। उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय से पूछा कि जनजातीय क्षेत्रों में 1000 होम स्टे को बढ़ावा देने वाले प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की पहल के मद्देनजर सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसी योजनाओं को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के साथ किस तरह एकीकृत करने की योजना बना रही है। ये देखते हुए कि PMGSY के तहत बेहतर सड़क संपर्क से जनजातीय क्षेत्रों में बाजारों और सेवाओं तक पहुंच बढ़ी है, सरकार ने सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय लागू किए हैं कि जनजातीय समुदाय उन्नत बुनियादी ढांचे से आर्थिक रूप से लाभान्वित हों। इस सवाल का जवाब दिया ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय 11 सितंबर 2024 को शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के साथ समन्वय में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के सड़क संपर्कता घटक का कार्यान्वयन कर रही है। जनगणना के मानदंडों के आधार पर संपर्क विहीन संपर्कता प्रदान करना है। PMGSY 4 का उद्देश्य 2011 की 25,000 बसावटों को 12मासी सड़क से जोड़ना है। जनजातीय विकास और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की स्थापित करने के लक्ष्य जैसे पहलों में सहायता के लिए 1000 होम स्टे PMGSY 4 के दिशा निर्देशों में उन बसावटों को प्राथमिकता दी गई है जो तमाम मानदंडों को पूरा करते हैं, जिनमें 500 प्लस आबादी और 50% या उससे अधिक अनुसूचित जनजातीय आबादी वाली बसावटें। आगे अपने जवाब में उन्होंने बताया कि आकांक्षी जिलों में 250 से ज्यादा आबादी श्रेणी में 50 या उससे अधिक अनुसूचित जनजातीय आबादी वाली बसावटें। PMGSY के तहत पात्र बसावटों की प्राथमिक पहचान के लिए एक विस्तृत जमीनी सर्वेक्षण किया गया है। 28 जुलाई 2025 तक संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत 296 किलोमीटर लंबाई वाली 62 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। PMGSY सड़कें आदिवासी होम स्टे तक पहुँच को सुगम बनाएगी, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देंगे और दूर दराज के इलाकों में आर्थिक अवसर प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना व्यक्तिगत समुदायों पर लक्षित योजना नहीं है, फिर भी आदिवासी क्षेत्रों में इसका प्रभाव व्यापक रहा है। बेहतर सड़क संपर्कता में पहुंच को बढ़ाया गया है, जिनमें जनजातीय उत्पादों और वन उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने वाले बाजार, यात्रा समय में कमी और संस्थागत बसव में वृद्धि करने वाली स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, स्कूलों और छात्रावासों तक पहुंच में सुधार करके शिक्षा सुविधा, बैंकिंग, सामाजिक सुरक्षा और ई-गवर्नेंस सहित सरकारी सेवाएं। कई स्वतंत्र प्रभाव मूल्यांकनों से ये निष्कर्ष निकला है कि PMGSY के कारण ग्रामीण आय और रोजगार के अवसरों में सुधार हुआ है, जनजातीय समुदायों की गतिशीलता और एकीकरण में वृद्धि हुई है, शिक्षा और बाजार में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है। PMGSY दूर दराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमी को पूरा करके एक विकास गुणक के रूप में कार्य करती है, आदिवासी क्षेत्रों की आर्थिक क्षमता में विकास के अवसर प्रदान करती है और प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जैसी प्रमुख पहलों के लिए पूरक के रूप में कार्य करती है। ये मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सड़क संपर्कता के लाभ से जनजातीय समुदायों का समावेशी और सतत विकास हो। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है रेलगाड़ियों में महिलाओं की सुरक्षा से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने। उन्होंने रेल मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश में बलात्कार, यौन उत्पीड़न आदि सहित महिलाओं के विरुद्ध दुर्व्यवहार बढ़ रहे हैं। क्या सरकार के पास पिछले 5 वर्षों में रेल स्टेशनों, रेलगाड़ियों सहित रेल परिसरों में बलात्कार और यौन शोषण की शिकार महिलाओं की संख्या के संबंध में कोई आंकड़े हैं? अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है? सरकार रेलगाड़ियों, विशेषकर साधारण डिब्बों में यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित करती है?
इस सवाल का जवाब दिया रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्यों का विषय है और इस प्रकार रेलों में अपराधों की रोकथाम, पता लगाना, पंजीकरण और जांच करना और कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, जिसे वो अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों और राजकीय रेल पुलिस, जिला पुलिस के माध्यम से निभाती हैं। रेलवे सुरक्षा बल रेल संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों की बेहतर सुरक्षा और संरक्षा मुहैया कराने और उनसे जुड़े मुद्दों पर राजकीय रेल पुलिस, जिला पुलिस के प्रयासों में सहायता करती है। रेलवे में बलात्कार, दुर्व्यवहार, छेड़छाड़ सहित महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की घटनाओं की संख्या राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित की जाती है। एनसीआरबी द्वारा वर्ष 2022 तक उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर 2019 की तुलना में 2022 के दौरान रेलवे में बलात्कार, दुर्व्यवहार, छेड़छाड़ के मामलों में कमी आई है। 2020 और 2021 में अपराध के आंकड़ों की तुलना नहीं की गई है क्योंकि कोविड-19 की शुरुआत के कारण पैसेंजर रेलगाड़ी के परिचालन में कटौती की गई थी। 2023 और 2024 के आंकड़े एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित नहीं किए गए हैं। रेलगाड़ियों और स्टेशनों पर महिला यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा के लिए रेलवे द्वारा राजकीय रेल पुलिस के साथ समन्वय करके कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें संवेदनशील और पहचाने गए मार्गों, खंडों पर विभिन्न राज्यों के राजकीय रेल पुलिस कर्मियों द्वारा प्रतिदिन रेलगाड़ियों के मार्गरक्षण के अलावा रेल सुरक्षा बल द्वारा रेलगाड़ियों का मार्गरक्षण किया जाता है। मेरी सहेली पहल के तहत लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में अकेले यात्रा करने वाली महिला यात्रियों की संपूर्ण यात्रा यानी प्रारंभिक स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक संरक्षण और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अधिकांश सवारी डिब्बों में रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी जाती है। तत्काल सहायता के लिए यात्री सीधे रेल मदद पोर्टल पर या हेल्पलाइन नंबर 139 यानी 139 इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम नंबर 112 के साथ एकीकृत इसके माध्यम से शिकायत कर सकते हैं। यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने और उनकी सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए रेलवे ट्विटर और फेसबुक जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से यात्रियों के साथ नियमित संपर्क में रहती है। चोरी, छीना झपटी, जहर खुनानी के प्रति सावधानी बरतने के लिए यात्रियों को सचेत करने के लिए जन उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से लगातार घोषणाएं की जाती हैं। क्षेत्रीय रेलों को अनुदेश दिए गए हैं कि वो ट्रेन एस्कॉर्ट पार्टियों में जहां तक संभव हो पुरुष और महिला आरपीएसएफ कर्मियों की उचित संयुक्त संख्या की तैनाती करें। महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों में पुरुष यात्रियों के प्रवेश के खिलाफ अभियान चलाए जाते हैं और अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था की नियमित निगरानी और समीक्षा के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित पुलिस महानिदेशक, आयुक्त की अध्यक्षता में सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्य स्तरीय रेलवे सुरक्षा समिति गठित की गई है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल लोकसभा से जुड़ा हुआ है। यह सवाल जुड़ा है अन्य देशों के युद्ध क्षेत्रों से भारतीयों के निष्कासन से। इस सवाल को पूछा है बैत्री बेनर ने। उन्होंने विदेश मंत्रालय से पूछा कि पिछले 2 वर्षों के दौरान युद्ध या सशस्त्र संघर्ष से प्रभावित अन्य देशों से निकाले गए भारतीय नागरिकों की कुल संख्या कितनी है। प्रत्येक संघर्ष के दौरान किए गए निकासी अभियानों का देशवार ब्यौरा क्या है। इन निकासी अभियानों पर सरकार द्वारा परिवहन, आवास और अन्य रसद सहायता सहित कुल कितना व्यय किया गया। क्या निष्कासित लोगों से कोई राशि ली गई है या उन्हें निःशुल्क सहायता प्रदान की गई है। क्या सरकार वर्तमान और भविष्य के विदेशी संघर्ष क्षेत्रों में ऐसे निकासी अभियान जारी रखने की योजना बना रही है। अगर हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है। युद्धग्रस्त देशों में कार्यरत या निवासरत भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं। क्या सरकार ने आपातकालीन निकासी सहायता के लिए विदेशी सरकारों, एयरलाइनों या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समझौते किए हैं। अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब दिया विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि पिछले 2 वर्षों के दौरान भारत सरकार ने संघर्ष क्षेत्रों से 9,779 फंसे हुए भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला है। इन निकासी अभियानों के दौरान सरकार ने फंसे हुए भारतीय नागरिकों के लिए निःशुल्क विशेष निकासी उड़ानों की व्यवस्था करके सुरक्षित आश्रय, भोजन और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन सहित संभार तंत्रीय सहायता प्रदान की है। निकासी अभियानों का देशवार विवरण और उस पर हुए व्यय का विवरण भी उन्होंने साझा किया, जिसमें 2023 में सूडान से ऑपरेशन कावेरी के जरिए 4,097 नागरिकों को निकाला गया। इनमें 136 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। ऑपरेशन कावेरी में 45 करोड़ 63 लाख रुपए खर्च हुए। 2023 में इजराइल से ऑपरेशन अजय के जरिए 1,343 नागरिकों को निकाला गया, जिनमें 14 OCI कार्ड धारक और 20 विदेशी नागरिक भी शामिल थे।
इनमें 16 करोड़ 87 लाख रुपए खर्च हुए। 2024 में हेती से ऑपरेशन इंद्रावती के जरिए 17 नागरिकों को निकाला गया। ऑपरेशन इंद्रावती पर 48 लाख 34 हजार रुपए खर्च हुए। 2024 में ही सीरिया से 77 नागरिकों को बाहर निकाला गया। इसमें 39 लाख 95 हजार रुपए खर्च हुए। 2025 में ईरान से ऑपरेशन सिंधु के जरिए 3,597 नागरिकों को बाहर निकाला गया। इसमें 14 OCI कार्ड धारक और 14 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। इसके साथ ही इजराइल से ऑपरेशन सिंधु के जरिए 818 नागरिकों को बाहर निकाला गया। ऑपरेशन सिंधु में अब तक 27 करोड़ 68 लाख रुपए खर्च हुए। सरकार विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षण और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सरकार युद्ध क्षेत्रों में विकसित हो रही प्रतिकूल परिस्थितियों पर कड़ी नजर रखती है। मौजूदा स्थितियों के अनुसार सरकार भारतीय नागरिकों को अनावश्यक यात्रा से बचने, स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने और प्रकाशित हेल्पलाइन नंबरों पर भारतीय मिशनों के संपर्क में रहने के लिए सावधान करने के लिए परामर्श जारी करती है। भारतीय नागरिकों के लिए ईमेल, बहुभाषी 24/7 आपातकालीन नंबर, सोशल मीडिया, टोल फ्री हेल्पलाइन, व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से भी भारतीय मिशनों केंद्रों से संपर्क करने के लिए विभिन्न अन्य संचार तंत्र भी मौजूद हैं। किसी भी आपातकालीन स्थिति में सरकार संघर्ष क्षेत्रों से फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित रूप से निकालने के लिए विभिन्न हितधारकों को शामिल करते हुए निकासी अभियान शुरू करती है। निकासी प्रक्रिया के दौरान फंसे हुए भारतीय नागरिकों को सूचना और सहायता प्रदान करके उनकी निकासी को सुविधाजनक बनाने के लिए मुख्यालय और विदेशों में 24/7 नियंत्रण कक्ष भी संचालित किए जाते हैं। सरकार युद्ध क्षेत्रों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विदेशी सरकारों के साथ निरंतर संपर्क में रहती है। सरकार भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी को सुगम बनाने के लिए भारतीय मिशनों के साथ समन्वय करते हुए विभिन्न घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों, शिपिंग कंपनियों और ट्रैवल एजेंसियों के साथ मिलकर काम करती है। सरकार विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और आवश्यकता पड़ने पर इन प्रयासों को शुरू करती है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है आयुष्मान भारत कार्ड से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद नागेश बापूराव अशिष्टकर पाटिल ने। उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से पूछा कि क्या ये सच है कि अस्पताल आयुष्मान भारत कार्ड के नाम पर भ्रष्ट आचरण में संलिप्त हैं? अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है? गुजरात सहित देश में ऐसे अस्पतालों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्रवाई की है? इस सवाल का जवाब दिया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुरुपयोग और कुप्रयोग के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर संचालित की जाती है और इसके कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में इस योजना में होने वाली विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं की रोकथाम, पता लगाने और निवारण के लिए विभिन्न कदम उठाए जाते हैं। एक सुदृढ़ धोखाधड़ी रोधी तंत्र स्थापित किया गया है और ABPMJAY के अंतर्गत दुरुपयोग और कुप्रयोग की रोकथाम, पता लगाने और निवारण के प्राथमिक उत्तरदायित्व के साथ राष्ट्रीय धोखाधड़ी रोधी इकाई की स्थापना की गई है। गुजरात सहित राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर धोखाधड़ी करने वाली इन संस्थाओं के विरुद्ध 1114 अस्पतालों को पैनल से बाहर करने, 1504 दोषी अस्पतालों पर 122 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने और 539 अस्पतालों को निलंबित करने सहित समुचित कार्रवाई की गई है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है RFCL की उर्वरक उत्पादन क्षमता से। सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद वामसी कृष्णा गद्दाम ने। उन्होंने रसायन और उर्वरक मंत्रालय से पूछा कि तेलंगाना के पिड्डापल्ली और आसपास के जिलों में किसानों को RFCL द्वारा उत्पादित उर्वरकों के लिए विशिष्ट आवंटन तंत्र और समय पर उपलब्धता के लिए वितरण रणनीति क्या है? RFCL की उत्पादन क्षमता को वर्तमान स्तर से आगे बढ़ाने के लिए सरकार का रोड मैप क्या है और इष्टतम क्षमता उपयोग प्राप्त करने के लिए समय सीमा क्या है? उत्तरी तेलंगाना में RFCL से कृषि क्षेत्रों में उर्वरक वितरण को प्रभावित करने वाली आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? RFCL सुविधा के आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नयन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है और क्षेत्रीय कृषि मांग को पूरा करने पर इसका क्या प्रभाव अपेक्षित है? इस सवाल का जवाब दिया रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि उर्वरक विभाग द्वारा आपूर्ति योजना के अनुमोदन के बाद तेलंगाना के जिलों में उर्वरकों के आवंटन वितरण का पूर्णतः प्रबंधन कृषि विभाग तेलंगाना सरकार द्वारा किया जाता है। विभाग कई आधार पर आवंटन करता है, जिनमें उर्वरक विभाग द्वारा आपूर्ति योजना के अनुमोदन के बाद तेलंगाना के जिलों में उर्वरकों के आवंटन वितरण का पूर्णतः प्रबंधन कृषि विभाग तेलंगाना सरकार द्वारा किया जाता है। विभाग कई आधारों पर आवंटन करता है, जिनमें बिक्री केंद्र स्तर पर उर्वरकों की उपलब्धता, यानी किसानों को वितरण के लिए खुदरा विक्रेता के पास उपलब्ध वास्तविक भंडार, विशेष जिले के औसत उपभोग पैटर्न को ध्यान में रखा गया है और संस्थान और निजी निकायों दोनों में बफर बनाए रखा गया है।
सभी क्षेत्रों के किसानों को समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आगामी माह के लिए अनुमानित आवश्यकताएं। अमोनिया संयंत्र में लाइसेंसकर्ता HTER के स्वामित्व का उपस्कर वर्तमान में व्यापक मरम्मत कार्य के कारण सेवा में नहीं है। परिणाम स्वरूप संयंत्र को उसकी क्षमता के लगभग 92% कम भार पर संचालित किया जा रहा है। हालांकि HTER की सफल मरम्मत के बाद संयंत्र की इष्टतम क्षमता पर संचालित होने की उम्मीद है, जिसके लिए इस मुद्दे पर लाइसेंसकर्ता के साथ चर्चा की गई है। RFCL से यूरिया के वितरण की आपूर्ति श्रृंखला को उत्तरी तेलंगाना के सभी छोटे और बड़े रेक पॉइंट्स पर हैंडलिंग और परिवहन सुविधाओं के प्रावधान के साथ सुदृढ़ किया गया है, जिसका समन्वय NFL मार्केटिंग टीम द्वारा किया जा रहा है। रेलवे की भीड़भाड़ और बड़े रेक पॉइंट्स पर बुनियादी ढांचे की समस्याओं जैसी बाधाओं को जल्द दूर किया गया। रेकों को उन्हें निकटतम छोटे रेक पॉइंट्स पर भेज दिया गया, जिनसे उन्हीं जिलों की उर्वरक आवश्यकताएं पूरी होती हैं। जरूरत पड़ने पर पेद्दापल्ली और जगतियाल में रेक लगाए गए। पिछले 2 वर्षों की अवधि में अकेले पेद्दापल्ली रेक पॉइंट के माध्यम से लगभग 2,68,568 मीट्रिक टन की आपूर्ति की गई। संस्थानों और निजी दोनों पक्षों को सड़क मार्ग से भी यूरिया की आपूर्ति की गई और जरूरत पड़ने पर आपूर्ति को पूरा करने के लिए इसे एक प्रभावी उपाय के रूप में इस्तेमाल किया गया। RFCL सुविधा केंद्र के आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए कोई निधि आवंटित नहीं की गई है।